लिखो, हेडिंग डाल लो टेंडर और लिखो टेंडर गवर्नमेंट अथवा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, टेंडर गवर्नमेंट अथवा फाइनेंशियल, इंग्लिश मीडियम वाले रास्ता मध्य हिंदी में लिखो, आज इंग्लिश में नहीं बोलूंगा। हाँ, गवर्नमेंट अथवा फाइनेंशियल, इसको कोशिश करना इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की, ठीक है। आज हिंदी में लिखो, आज थोड़ा टाइम नहीं है अपने पास ज़्यादा। टेंडर गवर्नमेंट अथवा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को के द्वारा बड़े बड़े प्रोजेक्ट, या फिर एक काम करना, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको, आप उसमें से लिख लेना, ठीक है। के द्वारा, क्या बोला बच्चे, बोलना यार, रिपीट करो। बड़े बड़े प्रोजेक्ट के परचेस और इंस्टॉलेशन के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया है। कहने का मतलब बच्चों ये है कि टेंडर होता क्या है। जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है या फिर कोई फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो वो क्या करती है, जैसे कोई प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करवाना है, जैसे अपना कॉलेज ही मान लो, अपना कॉलेज ही मान लेते हैं, अपने कॉलेज को एक लैब इस्टेब्लिश करना है, अपने कॉलेज को एक लैब इस्टेब्लिश करना है, तो वो क्या करेगा, वो एक टेंडर दे देगा पेपर में, न्यूज़पेपर में एक टेंडर दे देगा कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल मशीन की लैब हमें इस्टेब्लिश करना है, वो इतना दे देगा। तो उस टेंडर के अंदर परचेसिंग भी इंक्लूड होगी और उन मशीनों को लाकर हमारी लेबोरेटरी में इंस्टॉल करने की प्रोसेस भी होगी, मतलब दोनों चीज़ें होगी उसके अंदर। समझ में आ रही है क्या मेरी बात? ठीक है, समझ जाओ। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपको, तो आप उसमें से देख के लिख देना, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले आपने लिखी है सबने। टेंडर को स्टार लगाओ और लिखो नीचे, टेंडर को न्यूज़पेपर अथवा दूसरे माध्यम द्वारा, टेंडर को न्यूज़पेपर अथवा दूसरे माध्यम द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित डिटेल को स्पेसिफाई किया जाता है, इंग्लिश मीडियम में दिक्कत क्या है, फॉलोइंग डिटेल्स आर स्पेसिफाइड। अपना थोड़ा सा ये नहीं कर सकते क्या ट्रांसलेशन, इतना कॉमन सेंस तो होगा यार आप लोगों को। फॉलोइंग डिटेल्स आर स्पेसिफाइड बाय टेंडर, है ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस तो लगा सकते हो तुम लोग। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको मैं वो दे दूंगा पीडीएफ, लेकिन आप कर सकते हो, ठीक है। वो मतलब फॉलोइंग डिटेल को स्पेसिफाई किया जाता है, टेंडर में क्या है, कुछ निम्नलिखित डिटेल को स्पेसिफाई किया जाता है। नंबर एक डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट, नंबर दो टेंडर प्राइस, नंबर दो एस्टिमेटेड कॉस्ट। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं यहाँ चला रहा हूँ, वीडियो बन भी रहा है, साथ साथ बन भी रहा है, मैं बोलते जा रहा हूँ, वो आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। दूसरा है एस्टिमेटेड कॉस्ट, मतलब जो टेंडर होता है उसमें कौन कौन से डिटेल को स्पेसिफाई किया जाता है। एक तो नंबर एक पे क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब उस प्रोजेक्ट के पूरे डिटेल, उसमें क्या करने वाले हैं हम, उसके बारे में लिखा रहेगा। दूसरा, उस प्रोजेक्ट के लिए कितनी एस्टिमेटेड कॉस्ट हमें लगेगी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। नंबर तीन लिखो टेंडर प्राइस, नंबर फोर टेंडर प्राइस, नंबर फोर पे लिखो ओपनिंग डेट ऑफ टेंडर, नंबर फोर ओपनिंग डेट ऑफ, ये तो इंग्लिश में ही है, ओपनिंग डेट ऑफ टेंडर। पांचवा
लास्ट डेट ऑफ टेंडर, पांचवा लास्ट डेट ऑफ टेंडर। 6 किस जगह के लिए टेंडर दे रहे हैं हम, जैसे हमारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज इटारसी के लिए टेंडर दे रहे हैं तो वो प्लेस, नंबर 6 पे आएगा प्लेस, किस स्थान के लिए वो टेंडर है। नंबर 7 टाइम, कितने समय में ये टेंडर कंप्लीट हो जाना चाहिए, वो टाइम। तो कौन कौन सी बातें मैंने बता दी, क्या क्या होना चाहिए एक टेंडर के अंदर। एक तो उस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन होना चाहिए नंबर 1 पे। नंबर 2 एस्टिमेटेड कॉस्ट, कितना अमाउंट लगेगा उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। नंबर 3 टेंडर की प्राइस, कि वो सामने वाले ने मिनिमम कितने में कंप्लीट कर देना चाहिए हमारा प्रोजेक्ट। 4th कब ये टेंडर ओपन हो रहा है, ओपनिंग डेट। और 5th नंबर पे लास्ट डेट ऑफ टेंडर। 5th नंबर पे टेंडर की किस अवधि में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, किस अवधि में हमारे कॉलेज की जो लेबोरेटरी है वो स्टेब्लिश या इंस्टॉल हो जाना चाहिए। 6 प्लेस, किस जगह के लिए है, और टाइम। अब बच्चों मतलब कितने समय में, 2 महीने में, इस तारीख से इस तारीख के बीच में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस तारीख को हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होना चाहिए और इस तारीख में खत्म हो जाना चाहिए, वो टाइम की बात होगी। हाँ फिर भी बताना पड़ता है कि भाई अप्रॉक्सीमेट इतने में हो जाना चाहिए। हाँ मतलब थोड़ा। अब क्या है बच्चों, अब यहाँ पर एक टेंडर का वो पैटर्न जो कि आपको वीडियो में दिखेगा, अभी तो नहीं दिख रहा आपको, लेकिन वीडियो में किस प्रकार से वो टेंडर का एक ब्लैंक है, एक ब्लैंक टेंडर मैंने बना के डाल दिया है। किस जगह पे क्या लिखना है वो आपको वीडियो में मिल जाएगा सामने, ठीक है, तो वहां से आप देख लेना। सबसे ऊपर हेडिंग लिख लो कि कहाँ के लिए टेंडर बन रहा है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज इटारसी, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज इटारसी के लिए टेंडर बन रहा है। फिर उसके नीचे लिखो कि इन्विटेशन फॉर टेंडर, कि हम टेंडर को बुलवा रहे हैं, और उसके नीचे लिखो डिटेल्ड टेंडर नोटिस, उसके नीचे टेंडर के बारे में डिटेल में लिखो कि किस बारे में टेंडर है वो। हाँ ये बात भी सही है। देखो सबसे पहले तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखो आप, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज इटारसी, ये आपने लिखा। फिर उसके बाद इनविटेशन फॉर टेंडर, क्या लिखो कि हम क्या किस लिए टेंडर मंगवा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, टेंडर को मंगवा रहे हैं, इनविटेशन फॉर टेंडर। ठीक है, उसके बाद यहां लिखो डिटेल्ड टेंडर नोटिस, डिटेल्ड टेंडर नोटिस। उसके बाद क्या काम करवाना है, नेम ऑफ वर्क लिखो यहां पे, नेम ऑफ वर्क, किस काम के लिए हम टेंडर मंगवा रहे हैं। तो यहां पे हम इलेक्ट्रिकल लैब एस्टेब्लिशमेंट, इलेक्ट्रिकल लैब एस्टेब्लिशमेंट, जो वीडियो है उसमें कुछ हेल्थ सेंटर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए है, इलेक्ट्रिकल लैब एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। कहाँ पर, तहसील इटारसी, इटारसी तहसील है ना, तहसील इटारसी, डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद, डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद, होशंगाबाद सही लिख रहा हूँ क्या, यही है क्या स्पेलिंग होशंगाबाद, ठीक है। अब यहां पर हम लिखेंगे कि द नेम ऑफ वर्क, द नेम ऑफ वर्क, नेम ऑफ वर्क, एस्टिमेटेड कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट, अर्नेस्ट मनी, कितना मनी अर्न करेंगे इस प्रोजेक्ट से,
सिक्योरिटी डिपॉजिट, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा? टाइम लिमिट, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन, फॉर कंप्लीशन मतलब कहने का मतलब है कि हमारा जो टेंडर है उसमें उस प्रोजेक्ट का वर्क हम क्या करने वाले हैं, कितना कॉस्ट लगने वाली है, कितना मनी हम अर्न करेंगे, कितनी सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा, कितनी टाइम लिमिट है, वो सब हम टेंडर में लिखेंगे नीचे। आर एस अंडर, ये जो आवाज़ है रिकॉर्ड हो रही है वीडियो में मेरी। आर एस अंडर, हाँ आ जाओ, ठीक है ये बना लो। उसके बाद मैं मिटा रहा हूँ इसको, क्योंकि एक डायग्राम, इसे एक फोटो खींच लो इसकी बच्चे, इसकी फोटो खींच लो और मुझे शेयर कर देना, तो इसको वीडियो में डाल दूंगा। क्या समझ में आ रहा है ना क्या करना है? जो ऑर्गेनाइजेशन टेंडर भेज रहा है उसका नाम, उसके बाद लिख दो कि हम टेंडर मंगवा रहे हैं, कौन से काम के लिए मंगवा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल लैब को एस्टेब्लिश करना है उसके लिए मंगवा रहे हैं। एड्रेस भी लिख दो साथ में, कहाँ की बात है। द नेम ऑफ वर्क, जो हमारा टेंडर रहेगा उसमें ये सब सारे पॉइंट, नेम, ये नेम ऑफ वर्क, एस्टिमेटेड कॉस्ट, अर्नेस्ट मनी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, टाइम लिमिट। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए नीचे एक टेबल में मैंने लिखा है, ठीक है। हो गया, मिटा दूँ इसे, ये फोटो खींच ली क्या? ठीक है, यहाँ पे लिखो सीरियल नंबर, एक टेबल बनाओ, एक पहला कॉलम सीरियल नंबर का, पहला कॉलम सीरियल नंबर का, दूसरा नेम ऑफ वर्क, दूसरा नेम ऑफ वर्क, नेम ऑफ वर्क, दूसरा कॉलम नेम ऑफ वर्क का, पहला सीरियल नंबर, दूसरा नेम ऑफ वर्क, तीसरा एस्टिमेटेड कॉस्ट, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितनी एस्टिमेटेड कॉस्ट लगने वाली है। अर्नेस्ट मनी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, मतलब आप हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे तो आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। मतलब कोई भी कंपनी अगर हमारा टेंडर ले रही है तो उसको पहले पैसे जमा करना पड़ेगा, उसका काम हमें संतोषजनक लगा तो उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा, इसलिए ये कॉलम सिक्योरिटी डिपॉजिट का। बात नहीं होना चाहिए भाई, और मास्क लगे रहना चाहिए। अब अगला कॉलम रहेगा क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, जिस कॉन्ट्रैक्टर को हम दे रहे हैं उसकी, देखो इनकी भी कैटेगरी होती है, ए कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्टर, बी कैटेगरी का, सी कैटेगरी का, ये अलग अलग कैटेगरी इनको मिलती है इनके काम के आधार पर। क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, और फिर आखिरी कॉलम रहेगा टाइम लिमिट, कितने टाइम लिमिट में हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। जिसको हम टेंडर दे रहे हैं उसने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, एक टाइम लिमिट में हमारा काम कर देना चाहिए। ये पूरा एक टेबल बनेगा। अब इसमें बहुत सारे काम रहेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, जो हमें इस प्रोजेक्ट को काम करना है। क्या करना है? सबसे पहले हमें ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग के लिए मशीन इंस्टॉल करना है। ट्रांसफार्मर टेस्टिंग, थोड़ा डिटेल में लिखना है तो डिटेल में लिख दो ट्रांसफार्मर टेस्टिंग। और ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग में क्या क्या आ जाता है? ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग में आ जाता है ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, जाओ शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तीसरा, ठीक है, ये दो लिखो बस। ये हमारा एक पहला काम हुआ इस टेंडर का। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट लिख दो यहाँ पे कि कितना पैसा लगने वाला है। सपोज करते हैं कि 50,000 रुपये लगे, ठीक है। अर्नेस्ट मनी, यहाँ कॉलेजों में तो कोई अर्निंग होगी नहीं, लेकिन कंपनियों में अर्निंग जरूर होगी। ये टेस्ट परफॉर्म करने के पैसे मिलेंगे। यहाँ तो अर्निंग नहीं होने वाली, लेकिन यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये काम हो रहा है तो वो पैसे मिलेंगे वहाँ। तो सपोज करो कि 10,000 रुपये की अर्निंग
सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये काम को चालू करने से पहले 20,000 रुपये जमा करवा लिए, जब काम हो जाएगा तो रिटर्न कर देंगे अगर संतोषजनक लगा तो। क्लास बी कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्टर है और लिमिट है 10 दिन, ये 15 दिन, 15 डे में ये वाला काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। सिमिलरली दूसरा, ब्लॉक रोटर टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर, ब्लॉक रोटर टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर, ये जो बोर्ड पे जो डायग्राम दिख रहा है वो आपको वीडियो में दिख जाएगा, इसको मैं डाल दूंगा, इसको मैं अपने वीडियो में डाल दूंगा। मेरे पास एक ऐसा ऐप है जो 20,000 रुपये का है, जिस ऐप से मैं वीडियो बनाता हूँ 20,000 का है। जैसे मामूली इतनी क्लैरिटी कैसे आती है उसके अंदर, तो बस इतना है कि वो क्रैक वर्जन है। मेरे पास फ्री में है लेकिन उसकी प्राइस 20,000 रुपये, इसलिए वो इतनी क्वालिटी से वीडियो बनते हैं, है ना। और जिस डिवाइस से मैं वीडियो बनाता हूँ वो 40,000 की है, वो तो खरीदी है मैंने, वो तो मैंने खरीदी है। ठीक है बच्चों, कुछ इस प्रकार का बस वीडियो का पेज चेंज हो जाएगा, बाकी आवाज़ वही रहेगी, आवाज़ चेंज नहीं होगी, आवाज़ मेरी रहेगी। बस वीडियो में अभी जो रिकॉर्ड हो रहा है ये ना होगी, ये दिखेगा। इसकी फोटो खींचो यार, अब मुझे शेयर कर देना। ठीक है, 1-2 लोग खींच लो, ताकि अगर एक का साथ फोटो गलत आ गई तो अपना काम ना रुके। आप कुछ इंस्ट्रक्शन लिख दो, आप कुछ इंस्ट्रक्शन लिख देंगे हम कि हमारा टेंडर अब लिख दो कि भाई जो बिडिंग होगी वो ऑनलाइन होगी, घर से नहीं होगी, मतलब ऑफलाइन नहीं होगी, ऑनलाइन होगी, घर बैठे बैठे। यहाँ भीड़ मत लगाना। यहाँ लिख दो नोटिस, नोट नंबर 1, द कंप्लीट बिडिंग, क्या बोल रहे हो, द कंप्लीट लिखते जाओ, द कंप्लीट बिडिंग, बिडिंग मतलब बोली लगाना, जो बिडिंग की प्रोसेस होगी, बोली लगाने की प्रोसेस होगी, द कंप्लीट बिडिंग। अगर हिंदी में लिखने की इच्छा हो तो जो बच्चे वीडियो देखेंगे मेरा, वहां पे मैंने जो बोला है हिंदी में बस वही लिख दे, ठीक है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम जो है वही चैनल का नाम है यार, बहुत एडवांस हो रहा है भाई, लोग नहीं पता होना चाहिए, पर तुम इतने दिन से आए नहीं ना यार। चलो ठीक है यार, द कंप्लीट बिडिंग विल बी ऑनलाइन। जो जितनी भी बिडिंग प्रोसेस होगी वो कैसी होगी, ऑनलाइन होगी। जिसको ई टेंडरिंग भी बोलते हैं बच्चों, ई टेंडरिंग, इसे ई टेंडरिंग भी कहा जाता है। ऑल द नोटिफिकेशन regarding this tender notice कहने का मतलब है कि जो हमारा टेंडर होगा वो ऑनलाइन माध्यम से होगा, मतलब जो बिडिंग है, बोली लगाने की जो प्रोसेस होगी वो ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन बताओ भैया कितने में कंप्लीट कर दोगे हमारा प्रोजेक्ट। हमारा जो प्रोजेक्ट है, अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बोलेगी कि सर हम 1 लाख में कर देंगे, कोई बोलेगी हम 5 लाख में करेंगे, ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, कोई बोलेगा कि सर मैं 50,000 में कंप्लीट कर दूंगा।
बस उसी को मिलेगा टेंडर। ये है टेंडर। कंपटीशन बढ़ जाता है टेंडर में। जो सबसे सस्ते में उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा, हाँ लेकिन कंडीशन एक और है, सस्ते में तो करेगा लेकिन हाँ कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करेंगे, काम भी पूरा होना चाहिए, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल होना चाहिए। जो सस्ते में करेगा वो तो ठीक है, लेकिन साथ में जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको भी फुलफिल करना चाहिए, हमारे प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल होना चाहिए। इन बातों को ध्यान रखेंगे। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ बात करेंगे इसके बारे में। तो ये जो पॉइंट है यही बोल रहा है कि जो हमारा बोली लगेगी टेंडर की वो ऑनलाइन माध्यम से होगी, और जितने भी नोटिफिकेशन इस टेंडर के बारे में है वो सारे के सारे ऑनलाइन माध्यम से ही आपको मिलेंगे। ठीक है, वो मतलब विल बी पब्लिश्ड ऑन वेबसाइट के ऊपर देख लो, जो भी इसके नोटिफिकेशन है वो सब वेबसाइट पर पब्लिश कर दिए जाएंगे। पब्लिश्ड ऑनलाइन कहाँ की वेबसाइट पे? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज की वेबसाइट पे मिलेंगे ये सारे नोटिफिकेशन ऑनलाइन ऑन वेबसाइट। यार वेबसाइट का नाम लिख देंगे www.governmentpolytechniccollegeitarsi.com, यहाँ पे रहेगा ऐसा www.governmentpolytechniccollegeitarsi, इसकी वेबसाइट पे मिलेंगे सारे के सारे। उस पर क्लिक करो, वहाँ पे पूरा कि भाई कैसे क्या होगा, क्या बनाना है, सब पता चल जाएगा वहाँ पे। कोई हमको इन्फॉर्मेशन देना है तो समय समय पे चेक करते रहो, अगर हमको कुछ बदलना है, कुछ इंस्ट्रक्शन बदलना है तो देखते रहो वेबसाइट पे। ठीक है, देखो इतना बोल सकता हूँ कि जितना मैंने पढ़ाया उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ईमानदारी से उसको देख लो। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ रहे थे हम सुबह? टेंडर पढ़ रहे थे। तो टेंडर खत्म हो गया अपना, टेंडर खत्म हो गया। बस लास्ट में क्या करना है, लास्ट में यहाँ लिख लो कि वो जो टेंडर है वो दिया किसने। जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल ने दिया, प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, ऊपर उनकी सिग्नेचर और सील, लास्ट में कॉर्नर पे वो बाकी वो खत्म। इस प्रकार से टेंडर होते हैं। अब लिखो टेंडर जो है वो कैसे रिजेक्ट हो सकता है। हेडिंग डालो रिजेक्शन ऑफ टेंडर। हेडिंग डालो सभी बच्चे। एक मिनट, रिजेक्शन की जगह बच्चों पहले सिलेक्शन तो करो कि सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन ऑफ टेंडर, देखो मैंने क्या बताया था आपको कि जो टेंडर कम से कम प्राइस वाला होगा, जो कम से कम प्राइस में हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको इंस्टॉल कर दे, वो लेंगे हम। तो पहली बात तो मिनिमम कॉस्ट। दूसरी बात, कीमत कम होने के साथ साथ जो हमारी आवश्यकता है प्रोजेक्ट की, उसको सारी आवश्यकताओं को फुलफिल करना चाहिए। ये दो कंडीशन है। तो हम किस टेंडर को सेलेक्ट करेंगे? एक तो कम से कम प्राइस वाला होना चाहिए, और दूसरी बात कि सारी टर्म्स और कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिखो स्टार लगा के, फॉलोइंग क्राइटेरिया वी अडॉप्ट, निम्नलिखित क्राइटेरिया को हम अडॉप्ट करेंगे फॉर सिलेक्शन ऑफ टेंडर। निम्नलिखित क्राइटेरिया को हम अडॉप्ट करेंगे टेंडर के सिलेक्शन के लिए, फॉर सिलेक्शन ऑफ टेंडर। फॉर सिलेक्शन ऑफ टेंडर, पहली बात कि जो टेंडर है वो कम से कम प्राइस में बीड लगाना चाहिए, बोली लगाना चाहिए टेंडर में। लोवेस्ट बिडिंग टेंडर सेलेक्ट, lowest bidding tender selected by any organization, selected मत करो,
सेलेक्ट्स कर लो, सेलेक्ट्स एनी ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा ग्रामर का भी ख्याल रख लिया मैंने, ठीक है। अब लिखो नो कॉम्प्रोमाइज़, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे हम। हमारे प्रोजेक्ट के लिए जो जो ज़रूरी है वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए। ऑल द रिक्वायरमेंट्स, हाँ आ जाओ, कहाँ गए थे तुम? ऑल द रिक्वायरमेंट की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? ऑल द requirement in terms and condition, in terms and condition should fulfill ठीक है। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो हम टेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे। लिख लो ये। अब अगला पॉइंट लिखो रिजेक्शन ऑफ टेंडर। आप टेंडर को रिजेक्ट कैसे, किस कंडीशन में कर सकते हैं या करेंगे? रिजेक्शन ऑफ टेंडर, रिजेक्शन ऑफ टेंडर। अच्छा तुम लोग फोटो खींच ली, रिजेक्शन ऑफ टेंडर, ठीक है। अब लिखो जैसे यहां पे लिखा है फॉलोइंग, मिटा रहा हूं बच्चों में, फॉलोइंग कॉसेस फॉर रिजेक्शन ऑफ, फॉलोइंग कॉसेस फॉर रिजेक्शन ऑफ टेंडर, निम्नलिखित कारण है टेंडर को रिजेक्ट करने के। फॉलोइंग कॉसेस फॉर रिजेक्शन ऑफ टेंडर। पहला कारण क्या है? देखो बच्चों, चाहे कंट्रोल सिस्टम हो चाहे एस्टिमेशन और कॉस्टिंग, नंबर तो उतने ही मिलेंगे। कंट्रोल सिस्टम भले टफ सब्जेक्ट है जैसा भी है, भले ये बहुत इजी है, लेकिन नंबर तो उतनी ही देगा जितना कंट्रोल सिस्टम देगा। उससे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पढ़ना है ना। और जितना मैंने पढ़ाया है, यहाँ एडवांटेज है कि मैंने कम पढ़ाया है तो मैं कम में से पूछूंगा। यहाँ तुम लोगों को एडवांटेज है थोड़ा सा, हाँ स्कोरिंग सब्जेक्ट है। देखो कब हमारा टेंडर रिजेक्ट हो जाएगा? यदि वो हमारी शर्तों पे काम नहीं करेगा, इफ नॉट फुलफिल अवर टर्म्स एंड कंडीशन। सिंपल सी बात है। पहला पॉइंट वही हो गया, इफ टेंडर नॉट फुलफिल टर्म्स एंड कंडीशन of project work, और एक कंडीशन में कब रिजेक्ट हो जाएगा? 10 लोगों ने टेंडर भिजवाए कि हम इतने में बना के देंगे, हम इतने में बना के देंगे, तो रिजेक्ट कौन हो जाएंगे? जिसकी कॉस्ट कम नहीं होगी। जिसकी कॉस्ट कम नहीं होगी उसको रिजेक्ट कर देंगे, भैया नहीं चाहिए हमको। जो सबसे कम प्राइस में हमें टेंडर बना के देगा, हमारा प्लांट एस्टेब्लिश करके देगा, उसे हम रख लेंगे, बाकी को भिजवा देंगे, ज़रूरत नहीं है। तो इफ कॉस्ट ऑफ टेंडर नॉट मिनिमम, यदि टेंडर की कॉस्ट मिनिमम नहीं होगी कंपेयर टू अदर टेंडर, दूसरे टेंडरों की तुलना में, कंपेयर टू अदर टेंडर, तो उस कंडीशन में भी हम क्या कर देंगे? हम रिजेक्ट कर देंगे टेंडर को कि नहीं चाहिए हमें। और यदि हमारे मतलब जो देखो कम भी, कोई अगर कीमत कम कर रहा है लेकिन हमारा जो जो हमें आवश्यकता है वो फुलफिल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कम कीमत में दे रहे हो तो काम कम करे, ऐसा नहीं, काम भी पूरा होना चाहिए। विथ मिनिमम कॉस्ट,
with minimum cost, no compromise with टेंडर के टास्क के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। भाई कम में दे रहे हो तुम अपनी इच्छा से दे रहे हो, तो टेंडर की कीमत कम नहीं करेंगे हम। और सबसे मुख्य बात कि टेंडर को रिजेक्ट करने का अधिकार हमेशा कंपनी के पास रहेगा। टेंडर को रिजेक्ट करने का जो अधिकार है वो हमेशा कंपनी के पास रहेगा। इसकी फोटो खींच लो, फोर्थ पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, फिर खींचना। राइट ऑफ रिजेक्शन ऑफ टेंडर ऑलवेज एट कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हमारे पास पूरा राइट है कंपनी के पास कि हम कभी भी उस टेंडर को रिजेक्ट कर सकते हैं, कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन। और कॉपी लिखने का तरीका मैंने बताई आपको, इम्प्रेसिव होना चाहिए कॉपी। और आपको पता ही है कैसे इम्प्रेस होता हूँ मैं। पेंसिल का यूज़ करो, पेंसिल से डायग्राम बनाओ, साफ सुथरा डायग्राम बनाओ, है ना। ठीक है, अब हेडिंग डालो, ये हो गया। अब इस टेंडर की एक और टर्म है, क्या हो गया समीर, क्या हुआ? लाइब्रेरी सर आपके सभी की कौन सी बुक लेनी चाहिए? किसकी? मेरे सब्जेक्ट की? मेरे सब्जेक्ट की यार क्यों ले रहे हो सर? जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस वही पढ़ो, और क्या। बुक से वैसे भी कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ नहीं आता ना सर। क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? क्यों दिमाग खराब हो जाए? अपन तो सब लिखाते, एक एक चीज़ लिखाते हैं। ठीक, अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी बाद में नहीं, अभी तो बहुत जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ लो तो बहुत बड़ी बात है। अब लिखो इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ टेंडर। हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ टेंडर। अब लिखो स्टोरेज चार्जेस। हेडिंग डालो स्टोरेज चार्जेस फर्स्ट। अब देखो क्या है स्टोरेज चार्जेस। आपने कोई भी मटेरियल परचेस किया, टेंडर के लिए मटेरियल परचेस किया, मटेरियल आपने परचेस किया, फिर मटेरियल को परचेस करने के बाद में आपने क्या किया, आपने ये जो मटेरियल परचेस किया है इसको स्टोर हाउस, भाई आपने मटेरियल परचेस किया तो आप कहीं ना कहीं ले जाके तो रखोगे उसको, हाँ भंडारण गृह, स्टोरेज हाउस, हाँ स्टोर हाउस। और फिर स्टोर हाउस के बाद आप कहाँ ले जाओगे सामान को, मटेरियल को कहाँ लेके जाओगे? जहाँ पे काम चल रहा है साइट पर, वर्क प्लेस बोल दो साफ सुथरे शब्दों में, वर्क प्लेस पर, हाँ कार्य क्षेत्र पर, वर्क प्लेस पर। ठीक है, तो हिंदी ट्रांसलेट कर दिया करना, वर्क प्लेस पर। ठीक है, फिर उसके बाद स्टोर हाउस तक ले जाने के लिए, स्टोर हाउस ले जाने के लिए पैसा लगेगा, स्टोर हाउस से उस मटेरियल को वर्क प्लेस तक ले जाने के लिए पैसा लगेगा। उसका जो लेबर है, अरे समझाने लगाऊंगा पूरा। फिर उसके बाद सामान को लोडिंग करना, अनलोडिंग करना, यहाँ भी लोडिंग अनलोडिंग हुई होगी, सामान को रखा होगा फिर निकाला होगा, यहाँ भी सामान को रखा होगा निकाला होगा, और जो वेस्ट है उसको फिर रखा होगा। तो लोडिंग अनलोडिंग के लिए भी पैसा लगेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए जो पैसा लगता है वो सारा का सारा स्टोरेज चार्जेस की कैटेगरी में आता है। सारा का सारा जो पैसा है वो स्टोरेज चार्जेस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो लिखो जरा। अब इंग्लिश मीडियम वाले बना लो अपने हिसाब से, हिंदी मीडियम वाले लिखो। जब
जब टेंडर के लिए मटेरियल परचेज किया जाता है, जब टेंडर के लिए मटेरियल परचेज किया जाता है, तब मटेरियल को स्टोर हाउस तक अथवा वर्क प्लेस कार्य क्षेत्र तक लाने के लिए खर्च लगता है, एक्सपेंडिचर लगता है, खर्च लगता है, तथा लेबर इन मटेरियल्स को लोडिंग और अनलोडिंग करते हैं, तथा लेबर इन मटेरियल्स की लोडिंग और अनलोडिंग करते हैं, तथा इस प्रक्रिया में भी खर्च होता है। इस प्रकार के खर्च को स्टोरेज चार्ज की कैटेगरी में शामिल किया गया है। इस प्रकार के खर्च को स्टोरेज चार्ज की कैटेगरी में रखा गया है। फिर नीचे स्टार लगा के लिखो। ये जो खर्चा होता है बच्चों, ये टोटल जितने का मटेरियल है उसका 3% के अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं हम लोग। तो स्टार लगा के लिखो, यह खर्च मटेरियल कॉस्ट का लगभग यह खर्च मटेरियल कॉस्ट का लगभग 3%, क्यों लगभग 3% होता है। ठीक है बच्चों, अब लिखो आप अगला टॉपिक। अगला टेंडर की टर्म कोटेशन। ये अपन ने पहले भी पढ़ा था, एक बार और देख लो। आज सुबह भी मैंने बताया था टेंडर और कोटेशन में क्या डिफरेंस है। कोटेशन में क्या होता है, हम यदि कोई खरीद रहे कुछ भी, परचेसिंग से रिलेटेड है कोटेशन, और टेंडर परचेस करने के साथ साथ इंस्टॉल भी करना, वो भी आता है टेंडर में। इसमें सिर्फ परचेसिंग है। जैसे कि आजकल वो चल रहा है धनी फार्मेसी पे चल रहा है 25%, वो अगर कोई भी दवाइयाँ लो तो 25% का डिस्काउंट होता है। तो एक दिन मेरे हाथ मुझे भी मंगवाना था दवाइयाँ, तो मैंने कुछ दवाइयाँ सेलेक्ट की और उसके बाद मैंने कोटेशन को इनवाइट कर दिया। तो उनने मुझे एक मेल भेजा कि बोले ये चीज़ हम इतने में देंगे, ये चीज़ हम इतने में देंगे। उनने पूरी प्राइस की एक लिस्ट भिजवा दी मुझे। तो ये होता है कोटेशन। मतलब ये है कि हमें भी कुछ खरीदना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक कोटेशन मंगवाएंगे कि भैया ये स्टेशनरी में गए, हमने कोटेशन बोला कि भाई ये कितने कितने में दोगे। हम दूसरी स्टेशनरी में गए और हमने बता दिया कि ये सामान हमें खरीदना है, तो उस दुकान ने भी हमें कोटेशन दे दिया और इस दुकान ने भी कोटेशन दे दिया। जहाँ सस्ता पड़ेगा वहाँ से खरीद लेंगे। समझ में आ रही बात? कोटेशन क्या है? परचेस सिस्टम से है कोटेशन का मतलब। चलो लिखो जरा, हेडिंग डालो कोटेशन और लिखो परचेस डिपार्टमेंट में जब कोई मटेरियल खरीदना होता है, परचेस डिपार्टमेंट में जब कोई मटेरियल खरीदना होता है तो वह अलग अलग कंपनी को लेटर भेजकर प्राइस लिस्ट की डिमांड करता है। डिमांड की जाती है, लिखो करता है मतलब लेटर भेजकर प्राइस लिस्ट की डिमांड की जाती है, जिसे कोटेशन कहा जाता है। क्या होता है कोटेशन? अलग अलग कंपनियों को लेटर भिजवा दिया कि भाई हमको ये खरीदना है, आपका कोटेशन भिजवा दो।
वो कंपनी ने अपनी कोटेशन भिजवा दिया, दो कंपनी थी, ए कंपनी बी कंपनी। ए कंपनी ने अपने को कोटेशन भिजवा दिया कि भाई ये सामान हम इतने में देंगे, ये इतने में देंगे, ये इतने में देंगे। फिर बी कंपनी ने भी बोल दिया कि ये सामान हम इतने में देंगे, इतने में देंगे। हमने ओवरऑल देखा कि यार इस कंपनी से हमको फ़ायदा है, बस वहीं से सामान खरीद लेंगे, ये कोटेशन। लेटर भेजकर प्राइस लिस्ट की डिमांड की जाती है, प्राइस लिस्ट की डिमांड की जाती है, जिसे कोटेशन कहा जाता है, जिसे कोटेशन कहा जाता है। अगर लोकल मार्केट से अगर कुछ खरीदना है, अब जैसे यहाँ इटारसी का लोकल मार्केट कहाँ है, रेलवे स्टेशन के पास में, अगर वहाँ से मुझे किसी दुकान में गया भैया ये चाहिए, तो वो लोकल कोटेशन कहलाएगा। अगर लोकल मार्केट में जाके अगर हम कोटेशन मांग रहे हैं तो वो लोकल कोटेशन कहलाएगा। लिखो स्टार लगा के नीचे, जब लोकल मार्केट से कोटेशन मांगा जाता है, जब लोकल मार्केट से कोटेशन मांगा जाता है तो इसे लोकल कोटेशन कहते हैं, तो इसे लोकल कोटेशन कहते हैं। फिर नीचे लिखो, कोटेशन को हैंड टू हैंड, कोटेशन को हैंड टू हैंड भी मांगा जा सकता है या बाय पोस्ट भी मंगवाया जा सकता है, या बाय पोस्ट भी मंगवाया जा सकता है, या बाय पोस्ट भी मंगवाया जा सकता है। कितना टाइम बचा अपना? कितना है? आधे घंटे अभी। चलो ठीक है। अब कोटेशन कैसे बनाते हैं उसको अपन लिखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब कोटेशन कैसे बनाया जाता है वो हम देखने वाले हैं। कोटेशन फॉर्म, समझ में आ रहा है ना? इसमें ऐसा कुछ है नहीं यार जो समझ में नहीं आया, आ रहा होगा। क्या बोल रहे हो? हेडिंग डालो कोटेशन, कोटेशन फॉर्म, हेडिंग डालो कोटेशन फॉर्म, कोटेशन फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि कोटेशन फॉर्म बनाइए, ठीक है, या फिर उसका कोटेशन फॉर्म लिखिए, 7 नंबर का आएगा, सीधे सीधे 7 नंबर देके जाएगा, और यहाँ नंबर भी नहीं काट सकता हो। कोटेशन फॉर्म, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, नेम ऑफ, कोई अच्छी वाली चौक दो यार, चौक खत्म कैसे हो गया? नेम ऑफ इंस्टीट्यूट एंड एड्रेस, क्या लिखेंगे? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, गवर्नमेंट, ऐसा नहीं लिखते, नहीं तो ऑनलाइन वालों को पता चल जाएगा कौन से कॉलेज से पढ़ा रहे सर। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, ठीक है। अब फिर लिखो सब्जेक्ट, फिर लिखो सब्जेक्ट कि भाई ये कोटेशन किस सब्जेक्ट के लिए है। सब्जेक्ट, इन्विटेशन ऑफ कोटेशन, ये जो लेटर लिख रहा है वो किस लिए लिख रहे हैं? कोटेशन मंगवाने के लिए। इन्विटेशन ऑफ लेटर, इन्विटेशन ऑफ लेटर, लेटर मंगवाने के लिए कोटेशन का फॉर्म भर रहे हैं हम। फिर अब जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसको कोटेशन मंगवाना है तो वो क्या करेगा? उसने पहले भी कोटेशन मंगवाए होंगे, तो एक फाइल अलग से बनी हुई होगी, एक फाइल अलग से बनी हुई होगी, एक रजिस्टर अलग से होगा, जिसमें से कोटेशन लिख के, बना के, फाड़ के दे दिया। तो एक कोटेशन का नंबर भी होगा, कोटेशन नंबर, कोटेशन नंबर, यहाँ पे हम कोटेशन नंबर लिखेंगे, ताकि क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है वो एक कोटेशन नहीं मंगवाते, वो बहुत सारे कोटेशन मंगवाते हैं। अपने यहाँ इतने सारे डिपार्टमेंट है, 4 डिपार्टमेंट है, तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट भी मंगा सकते हैं कोटेशन। बुक्स का अलग डिपार्टमेंट है, वो भी कोटेशन मंगा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कोटेशन मंगाया जा सकता है। बहुत सारे चीज़ें रहती है।
तो कोटेशन नंबर लिखेंगे यहाँ पर, फिर डिपार्टमेंट लिखेंगे कि भैया किस डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ डिपार्टमेंट, हाँ हाँ जाओ जल्दी जाओ। अब यहाँ पर लिख देंगे कि लास्ट डेट ऑफ कोटेशन। लास्ट डेट क्या है कोटेशन की? कोटेशन की लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट ऑफ कोटेशन लिख रहे हो साथ साथ? तुम क्या कर रहे हो? जैसे लिख रहे हो, ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद हम इसके बाद वही जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं, टू जहाँ से भी हम कोटेशन मंगवा रहे हैं, जैसे कि कोटेशन कहाँ से मंगा रहे हैं हम, क्या मंगाना है हमें, कोई डेल्टा कंपनी है, कोई डेल्टा कंपनी है, तो उसका जो मालिक है या फिर उसका जो चेयरमैन है उसको लेटर लिखेंगे, तो उसको प्रोप्राइटर बोलते हैं, जो मालिक होता है। ठीक है, और जो भी प्रोप्राइटर, हाँ XYZ कंपनी, ठीक है, XYZ कंपनी कहाँ से मंगवा रहे हैं हम? गुड़गांव, दिल्ली से। गुड़गांव, गुड़गांव की स्पेलिंग क्या है यार? उसके कुछ नाम कुछ अलग है, लिखते कुछ अलग है। फिर से बोलो। हाँ GUR, गुड़गांव, इसलिए तो मैं रुक गया। उसी का नाम बदल के गुरुग्राम हो गया था। अरे छोड़ दो यार, नोएडा से बुलाएंगे। नोएडा सही है? नोएडा ये गलत तो नहीं है? नोएडा कहाँ, यूपी में है कि दिल्ली में है? दिल्ली, यूपी में है ना? यूपी में। ठीक है, ठीक है, इतना लिखो जरा, इतना लिखो। ऐसे लिखते हैं कोटेशन। मुझे 15 मिनट पहले बता देना है ना, 10 मिनट पहले बता देना, ताकि अटेंडेंस सही से हो जाए। पर अटेंडेंस तो आप लोग वैसे भी गलत तरीके से होने नहीं दोगे। सही तो है, इसमें भी ये लिखा है। ठीक है, सुधार लेना है। अब कुछ और है क्या स्पेलिंग? सही तो है, राइट की स्पेलिंग यही तो है, राइटर। RIGST आ रही तो होती है। कौन सा वो? नहीं नहीं, वो तो लिखने वाला राइटर है, वो राइटर अलग है, ये राइट वाला राइटर है। बोलो क्या है? TRI, उसका मतलब क्या होता है? सर्च करो गूगल। हाँ हाँ, दिखाओ मुझे जरा। हो सकता है कि मैंने जहाँ से कंटेंट लिया उसने भी गलत लिखा हो, इसलिए मैंने भी गलत लिख दिया हो। चलो अच्छा है भाई, धन्यवाद। प्रोप्राइटर, देखो अब इसमें लिखने का ऑप्शन तो नहीं, बोल देता हूँ कि प्रोप्राइटर की जो स्पेलिंग है गलत है, और इसकी सही स्पेलिंग है PROPRIETOR। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये लिखो। बता दूं? चलो, इसके जस्ट बाद लिखना सर मैडम। हाँ, एप्लीकेशन जैसी होगी वो।
अब लिखो, इस साइड लिखो सर या मैडम, भाई कोई भी हो सकता है, सर या मैडम, इतना लिखो सर या मैडम। फिर उसके बाद यहाँ लिखना, इधर इधर लिखो, अटैच किए गए लेटर के लिए, रुको, अटैच किए गए लेटर में दिए मटेरियल, अटैच किए गए लेटर में दिए गए मटेरियल, अटैच, हाँ बोल रहा हूँ, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, अटैच किए गए लेटर के लिए मटेरियल की सप्लाई हेतु आपसे प्राइस लिस्ट की डिमांड की जाती है। अटैच किए गए लेटर में, अटैच किए गए लेटर में दिए गए मटेरियल की सप्लाई हेतु आपसे प्राइस लिस्ट की डिमांड की जाती है। अटैच किए गए लेटर के लिए मटेरियल की सप्लाई हेतु आपसे प्राइस लिस्ट की डिमांड की जाती है, जिसके लिए निम्नलिखित कंडीशन है। दिस एप्लीकेशन, नहीं रुको, लिस्ट ऑफ मटेरियल अटैच्ड, लिस्ट ऑफ मटेरियल अटैच्ड in this letter, list of material attached in this letter, please provide price list, please provide price list of these materials, THESE, this materials। ठीक है, लिख लिया इंग्लिश पढ़ने वाले। एंड फॉलोइंग कंडीशंस, एंड फॉलोइंग कंडीशंस गिवन बिलो, और निम्नलिखित कंडीशन है। ये मटेरियल की प्राइस लिस्ट तो दो आप हमको, लेकिन हमारी कंडीशन सुन लो पहले। नंबर एक, पहली कंडीशन, कोटेशन को इस एड्रेस पर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज एड्रेस पर भेजा जाए। लिखो, कोटेशन को जो भी एड्रेस लिखना, अपने घर पे बुलवाना तो घर पे लिखो, ठीक है। कोटेशन को ये यहाँ कुछ भी एड्रेस डाल लो जो आपको सही लगे, पर भेजा जाए। ये पहली कंडीशन है कि भाई प्राइस लिस्ट आप दे तो रहे हो, कोटेशन दे तो रहे हो, लेकिन इस एड्रेस पे भिजवाओ। कोटेशन को डेज मतलब यहाँ पे एड्रेस पर भेजा जाए। दूसरी कंडीशन, जो कोटेशन है उसका लिफाफा एकदम पैक होना चाहिए, कहीं से खुला वाला नहीं होना चाहिए। अगला लिखो, कोटेशन सील्ड लिफाफे में होगा, या कोटेशन को सील्ड लिफाफे में भिजवाइए। कोटेशन सील्ड लिफाफे मतलब पैक, सील्ड लिफाफे में भेजा जाए, जिस पर कोटेशन नंबर और कोटेशन की लास्ट डेट होना अनिवार्य है। कोटेशन शुड बी इन सील्ड, लिफाफे को क्या बोलते हैं, एनवेलप। कोटेशन शुड बी इन सील्ड एनवेलप। जो पहले ये सुन लो, कोटेशन शुड बी इन सील्ड, बता रहा हूँ, एंड ऑन द envelope quotation number and last date of quotation envelope, and on the envelope quotation number and last date of quotation should present,
हाँ, हिंदी मीडियम वाले को छूट गया क्या? और लास्ट डेट होना अनिवार्य है, ठीक है। एक तो वो सील्ड लिफाफे में होना चाहिए, उसके ऊपर कोटेशन नंबर होना चाहिए, और उस पर लास्ट डेट भी लिख दो कि ये लास्ट डेट है। क्या भाई इसमें क्या लिखना है? कोटेशन सेंड एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज इटारसी, इसमें क्या इंग्लिश में लिखाना है भाई? थोड़ा सा कॉमन सेंस भी होना चाहिए ना। पिछले सेमेस्टर में तो मैंने पूरा हिंदी में पढ़ाया था, फिर कैसे मैनेज किया उस समय? उस समय दे भी दिए, और इस बार मैंने क्या थोड़ा सा दोनों मीडियम में चला हूँ, तो सब अच्छा है। ट्रांसलेट करने में लगी कितना समय रहता है यार? अगला लिखो थर्ड पॉइंट, कोटेशन में मटेरियल का फुल डिस्क्रिप्शन। कोटेशन में मटेरियल का फुल डिस्क्रिप्शन, हाँ थर्ड पॉइंट, कोटेशन में मटेरियल का फुल डिस्क्रिप्शन। कोटेशन में मटेरियल का फुल डिस्क्रिप्शन, कंपनी नेम और ब्रांड नेम। कोटेशन में मटेरियल का फुल डिस्क्रिप्शन, कंपनी नेम और ब्रांड नेम लिखा होना चाहिए। इन द कोटेशन full description of material, in the quotation full description of material, company name, in the quotation full description of materials, company name and brand name should be specified, should be mentioned। बहुत अच्छा हुआ, should be mentioned, बहुत अच्छा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। कोटेशन में जो रेट दिए गए हो, अगला पॉइंट, कोटेशन में जो रेट दिए गए हो उसी रेट में, कोटेशन में जो रेट दिए हो उसी रेट में मटेरियल की डिलीवरी होना चाहिए। कोटेशन में जो रेट दिए हो उसी रेट में मटेरियल डिलीवर होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई चीज़ उस स्टोर में 10 रुपये की मिल रही है तो वो हमारे घर पे भी 10 रुपये में पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हमारे घर तक आते आते वो उसकी रेट 12 रुपये हो जाए, ऐसा नहीं। तो लिखो इंग्लिश में, द रेट विच स्पेसिफाइड इन कोटेशन, द रेट विच स्पेसिफाइड या मेंशन्ड इन कोटेशन should be same at the delivery address, should be same at the delivery address। मतलब डिलीवरी एड्रेस पे भी उतनी रेट होना चाहिए उसका। होता है ना, अमेजन से कई बार फ्री डिलीवरी करते हो ना, बहुत सारे सामान मंगाता है ना अमेजन, फ्लिपकार्ट, जितना रेट वहाँ रहता है उतनी यहाँ भी रहता है, वो सब हो जाता है प्रॉफिट के। हाँ। अगला लिखो, कोटेशन में सभी टैक्स क्लियरली लिखे जाए। कोटेशन में जितने भी टैक्स लग रहे हैं वो पूरे सही से लिखो, छुपाना मत कुछ भी। लिखो अगर कोटेशन में सभी टैक्स क्लियरली लिखे जाए, कोटेशन में सभी टैक्स क्लियरली लिखे जाए, अदरवाइज इसे ही नेट प्राइस माना जाएगा। अदरवाइज इसे ही नेट प्राइस माना जाएगा। इन द कोटेशन all the taxes should be clearly mentioned, otherwise it will be considered as net price, otherwise it will be considered as net price।
ठीक है बच्चों, अब टाइम भी हो गया है। यहाँ लास्ट में लिखना सिग्नेचर, जिसको ज़रूरत है, सिग्नेचर ऑफ डिमांडर, डिमांडर ये लास्ट में। नेम यहाँ पे नेम होना चाहिए एंड सील होना चाहिए ऑफ इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट की सील होना चाहिए जो कोटेशन मंगवा रहा है। अटैच्ड लेटर होना चाहिए, अटैच्ड लेटर जो जो लिस्ट हमें मंगवानी है उसकी लिस्ट होना चाहिए विथ मटेरियल लिस्ट। जो जो सामान हमें मंगवाना है उसकी लिस्ट अटैच होना चाहिए। यहाँ पे कोटेशन नंबर होना चाहिए, इस साइड कोटेशन नंबर, कोटेशन नंबर, कोटेशन नंबर हो गया। उसके बाद डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट से मंगवा रहे हो, और लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट। ये हो गया आपका कोटेशन। और भी बहुत सारी कंडीशन है जो मैंने छोड़ दी है, ज़रूरत नहीं उसकी। ठीक है बच्चों, 42 मिनट का वीडियो भी रिकॉर्ड हो गया अपना।